अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग और साथ साथ आप सबको जुम्मा मुबारक हो। एक्सप्रेसो के एक नए एपिसोड के साथ ये हैं इमरान हसन, ये है अरबला हसन। इस उम्मीद के साथ कि आप ठीक ठाक हैं, बारिश के पानी से निपटने में कुछ हद तक कामयाब हुए हैं, कुछ हद तक नहीं हुए हैं। कराची में हैं तो तैर रहे हैं, लाहौर में हैं तो परेशान हैं। लाहौर में भी तैरने का आगाज हो ही रहा है। वैसे कल हमने देखा कुछ विजुअल्स जो सामने आए हैं बड़े खतरनाक हैं, बड़े अफसोस। नहीं बिल्कुल, कल मैंने भी थोड़ी सी डुबकी लगाई थी और हमने भी कहा भाई हम भी इस अमल का हिस्सा बन जाए। और पूरे खास तौर पे इस एरिया में, गुलबर्ग के एरिया में जहाँ पे हमारा दफ्तर है और आसपास का जो इलाका है, शदीद पानी था। और आज भी चूंकि बारिश मुसलसल लगी हुई है, आज वैसे इंटेंसिटी इतनी नहीं है लेकिन पानी तो है। तो एक इसमें मैं खास तौर पे उन लोगों को जो कि नशेबी इलाकों में, उनसे गुजारिश है कि थोड़ा सा मोहतात रहें। वैसे होंगे ही बेचारे लोग, लेकिन फिर हम ये भी सोचते हैं कि इसका कोई हल भी तो नहीं है। हल नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब जो है सिस्टम, हमें इसी में सर्वाइव करना है। तो आप अपनी मदद आपके तहत अपनी हिफाजत करें और मेक श्योर करें कि आप। हम कोशिश कर सकते थे और हमने अपनी भरपूर कोशिशों के बाद कल आपके लिए 18 रुपए पेट्रोल सस्ता करवा दिया। हम इससे ऊपर कुछ नहीं कर सकते और हम यही कर सकते हैं। भाई परेशान, आप किस खुशी में फर्स्ट आए? ये फर्स्ट आने का इख्तियार सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को था और वो आए टीवी पे, उन्होंने अनाउंस किया जी जनाब के 18 रुपए कितने पैसे हो गए जी। तो आपको क्यों है इनकी प्रॉब्लम है? मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मेरा ये मसला है कि जब आप महंगा करते हैं तो रात को महंगा हो जाता है। महंगा करें ऐसा नहीं, महंगा करें मिफ्ता इस्माइल और सस्ता करें शहबाज शरीफ। और सेकेंडली जब रात को आप सो रहे हो और आप सुबह उठे तो आपको पता लगता है कि जी पेट्रोल महंगा हो गया, लेकिन जब वो सस्ता होना होता है तो पूरा दिन हम खबरों में सुनते हैं जी प्राइम मिनिस्टर आज कौम से खिताब करेंगे और खिताब में वो पेट्रोल सस्ता करेंगे। तो महंगा भी तो ऐसे ही किया। वैसे चलें, ये एतराज आपका अपनी जगह एंड आई रिस्पेक्ट इट, लेकिन मैं कहता हूं कि ऐसे एतराजात आप करती रहें ताकि हर रोज 18 रुपए 20 रुपए सस्ता होता रहे। ये सिर्फ पेट्रोल की बात नहीं है। अरबला हसन की चूंकि गाड़ी में पेट्रोल डलता है तो ये डीजल की बात नहीं करिए। डीजल 40 रुपए 54 पैसे सस्ता हुआ है, जिसका इम्पैक्ट डायरेक्ट बहुत सी कमोडिटीज के ऊपर, खास तौर पर जब भी मेरे जहन में डीजल की प्राइस की बात आती है तो सब्जियां या ऐसी चीजें जो कि मंडियों तक पहुंचती हैं, अजनास जिनको हम कहते हैं, ज़रूरी अजनास। लेकिन देयर इज अ पॉइंट कि क्या ये चीजें अब सस्ती होंगी जो महंगी हो गई हैं? अब ये हुकूमत का काम है, ये बड़ा अच्छा नुक्ता आपने उठाया। अब ये हुकूमत का काम है कि अगर प्राइसेस कम हुई हैं तो इन प्राइसेस का इम्पैक्ट आवाम तक कैसे पहुंचे। क्या ट्रांसपोर्टर्स किराए कम करेंगे इससे? क्या जो बिजली की कीमतें हैं, माज़रत जो सब्जी की कीमतें हैं वो कम होंगी, या दीगर अजनास की कीमतें हैं वो कम होंगी? इसको आई थिंक गवर्नमेंट ने मेक श्योर करना है, उनकी जिम्मेदारी है, वरना तो फायदा नहीं है। तो सिर्फ गाड़ियों की हद तक और गाड़ियों की हद तक ये चीज रह जाए कि अब जो चीजें महंगी हुई हैं और कहा जाता है कि जी एक चीज की प्राइस से बाकी चीजों की जो कीमतें हैं वो उसका तायुन होता है, तो एक चीज अगर कम हुई है तो बाकी चीजों पे भी इम्पैक्ट आना चाहिए। और वही बात के इस बात को गवर्नमेंट को मेक श्योर करना चाहिए। लेकिन जी पेट्रोल सस्ता हो गया पाकिस्तानियों, अल्टीमेटली फील फॉर मिफ्ता इस्माइल, क्योंकि जब भी पेट्रोल महंगा हुआ उनको बुरा भला कहा गया, जब सस्ता हुआ तो शहबाज साहब ने खुद कहा, बॉस खुद आ गए। तो ये चीज अच्छी नहीं है, मिफ्ता साहब को ही आके ये खुशखबरी भी देनी चाहिए। हाँ चले कोई बात नहीं, आपको बहुत सारी खुशखबरियां देंगे वो, आप फिक्र न करें, आपको मिलने वाली है जनाब। बहुत कुछ है शो में आज यूजुअल। आज के लाइनअप पे हम कुछ सियासत पे भी बात करेंगे, कुछ हमारे पास सेगमेंट्स भी हैं, फ्लैग्स भी। आज चूंकि फ्राइडे है तो फ्लैग्स पे भी आज हम हमारा जो एक सेगमेंट होता है। लेकिन स्टार्ट में आपको बताते हैं आज की बड़ी खबर। तो जनाब वेलकम टू बड़ी खबर। सबसे पहले डिप्टी स्पीकर की रूलिंग से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला आया और इस फैसले की बात करें तो फैसले पर हुकूमत और जो तहरीक इंसाफ है इसके दरमियान बयानबाजी का सिलसिला शुरू हो गया। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले और जो जस्टिस मजहर आलम साहब का इजाफी नोट है उसको बुनियाद बनाकर तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक बड़ा सियासी महाज खड़ा किया है। मुबैना जो गैर मुल्की साजिश का बयानिया है, जो साइफर है, उसको शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। सदर मुमलिकत साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, इसके अलावा असद कैसर साबिक स्पीकर, डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई का पुरजोर मुतालबा किया जा रहा है और उसकी बुनियाद वही इजाफी नोट बताया जा रहा है जो जज साहब ने लिखा है। लेकिन दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ इस इजाफी नोट को कह रही है कि इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। कल फवाद साहब ने कहा। मुस्लिम लीग नून ने कार्रवाई के लिए सेनेट में करारदाद भी जमा करा दी है। इस पर जो वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह है, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपना मौक़िफ़ दिया। सुनिए ज़रा। न सिर्फ वो ख़यानत के मुजरिम हैं बल्कि वो फ्रॉडिये हैं। उन्होंने फ्रॉड किया है मुल्क के आइन के साथ। मुल्क के आइन के साथ फ्रॉड जो है, मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा जुर्म जो है कोई और नहीं है और इसकी सज़ा जो है वो आइन के आर्टिकल 5 और 6 में जो है वो दर्ज है। मैं मुतालबा करता हूँ कि ऐवान सदर में बैठा शख्स जो है
उसे इतनी तो पासदारी करनी चाहिए कि इस फैसले के बाद उसे जो है वो स्टेप डाउन करना चाहिए। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने फैसले पर मायूसी का इजहार किया और उसे सियासी फैसला करार दिया। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी ने एक जारहाना किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट को आड़े हाथों लिया, शदीद तनकीद का निशाना बनाया। मजीद क्या कहा, आपको सुनवाते। सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलतियों से इबारत है, फैक्चुअल उसमें बहुत बड़ी गलतियां हैं। एस्टेब्लिशमेंट को एक लहू लगा हुआ है मुंह को कि उन्होंने सियासी फैसले करने हैं और सियासत को आगे लेके जाना है। ये अनफॉर्चुनेटली ये एक पाकिस्तान की तारीख है जो बदल जाएगी। इतने बड़े मीडिया रेवोल्यूशन के बाद ये ज़्यादा देर ये सिलसिला जारी रह नहीं सकता। ये नहीं हो सकता कि जो हमारे जनरल्स हैं, कुछ हमारे जजेस हैं, वो बैठ के बंद कमरों में फैसले कर दें कि आज से हमारी पॉलिसी ये होगी, अगले दिन हम बदल जाएं। फवाद चौधरी साहब ने क्या कहा, आपने सुना। दूसरी जानिब अब ये सवाल पैदा होता है कि तहरीक इंसाफ मुसलसल इदारों पर दबाव क्यों बढ़ा रही है। क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में आर्टिकल 6 की कार्रवाई मुमकिन है? फैसले में जस्टिस मजहर आलम के इजाफी नोट की कितनी अहमियत है और इस फैसले के जो गैर मुल्की साजिश के बयानिए हैं उस पर कितने असरात मुरतब होंगे और फैसले के जो कानूनी एस्पेक्ट्स हैं, निकात हैं, इस पर आज हम बात करते हैं। बिल्कुल, बैरिस्टर आजाद इलाही साहब माहिर कानून हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी माहिराना राय शामिल करते हैं, उनसे पूछते हैं। बैरिस्टर साहब, आपको सुबह बखैर, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। आपके सामने सारी सिचुएशन, आपने स्टेटमेंट्स भी सुनी और यकीनी तौर पर आपने फैसला भी पढ़ा या देखा ज़रूर होगा। सबसे पहले इस इजाफी नोट की बात कर लेते हैं। एक तो इजाफी नोट तो वाज़े तौर पर रेफर कर रहा है इस जानिब के जो बेज़ाब्तगी हुई है, जो आइन के खिलाफ एक अमल हुआ है, वो उस जानिब लेके जाता है कि आर्टिकल 6 की कार्रवाई की जाए। लेकिन दूसरी जानिब ये फैसला इटसेल्फ भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी भी है समहाउ। ऑनरेबल कोर्ट का जो ये कह रहा है कि जो इक़दामात उस वक्त किए गए उनकी इंडोर्समेंट नहीं हो सकती, वो इक़दामात आइनी नहीं थे। तो इसके बाद आपको लगता है कि तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किल हो सकती है कानूनी तौर पर? जी, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, जो इजाफी नोट है ऑब्वियसली वो जिन जज साहब ने लिखा है वो उनकी अपनी ज़ाती राय है जी। ऑल्दो इस केस में जो गौर करने वाली बात है कि ये डिसेंटिंग नोट कोई नहीं, जो भी जज साहबान ने नोट्स दिए हैं वो एडिशनल नोट्स हैं। उन्होंने जो मेन जजमेंट है ऑनरेबल चीफ जस्टिस की, उससे इत्तेफाक करते हुए कुछ चंद अल्फाज मुनासिब समझे अपने भी वो ऐड करें। तो ये व्यू जज साहब का है और इस पैरा को काफ़ी आई थिंक पॉलिटिकली यूटिलाइज मिसकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। इस पैरे को अगर आप गौर से पढ़ें तो आपको असल में जज साहब की जो है अवजारी एट द सिचुएशन, तो ये जज साहब हैं, बड़े सीनियर जज हैं और गालिबन मेरा ख्याल है इस महीने या अगले महीने रिटायर भी हो रहे हैं। तो आई थिंक उनकी जो दुख उन्होंने महसूस किया इस केस को सुनते हुए कि ये आला ओहदों पर जो बैठे हैं अफसर और जो उनको दुख हो रहा है वो ये लिख रहे हैं कि दुख की ये बात है कि आर्टिकल 5 जो हर सिटीजन को पाबंद करता है टू बी लॉयल टू द स्टेट एंड टू ओबे द कॉन्स्टिट्यूशन, उसका सहारा लेते हुए इन्हीं लोगों ने आइन की धज्जियां उड़ाई। ये आयरनी जो है ये जज साहब को बड़ा उनको दुख महसूस हुआ है इसके ऊपर। तो ये पैरा इस कॉन्टेक्स्ट में लिया जाए और उन्होंने कतई ये नहीं कहा कि आर्टिकल 6 का पर्चा होना चाहिए। उन्होंने ये कहा है कि ये इस तरह के जो एक्शंस हुए हैं ऑब्वियसली ये आर्टिकल 6 में तो नहीं आते हुए नजर आ रहे मेरी जाती राय में, लेकिन उन्होंने रास्ता दिया है पार्लियामेंट को कि आइन की क्योंकि तशरीह करना सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है, आइन में तरमीम करना पार्लियामेंट का इख्तियार है। तो ये जो एक सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स हुआ है, जो एक्शंस डिप्टी स्पीकर ने लिए और उसके बाद जो फिर एडवाइस गई टू द प्रेसिडेंट और मतलब 15 मिनट में इन्होंने सारा शो रैप अप कर दिया, उस पर उन्होंने जज साहब ने ये कहा कि ये सवाल मैं पार्लियामेंट के लिए छोड़ता हूँ कि क्या ये आइंदा कोई आज पार्लियामेंट इकदाम ले सकती है, कोई आइन में मेरा ख्याल है तरमीम कर सकती है जिसकी वजह से आइंदा फ्यूचर के जो डिप्टी स्पीकर हैं या प्रेसिडेंट हैं या स्पीकर हैं
उनके लिए वाकई कोई आर्टिकल 6 में गुंजाइश निकाली जाए। साहब, इसमें ये बड़ा अहम नुकता, बिकॉज़ पार्लियामेंट का कोई रोल नहीं है। जी, ये बड़ा अहम नुकता आपने उठाया, क्योंकि उस वक्त एक सबसे ज्यादा बहस यही चली थी, और आप चूंकि माहिर कानून है और हम भी सियासत के इतना तालिब इल्म है, तो हमारे नॉलेज के लिए भी बता दीजिए कि ये जो स्पीकर की अथॉरिटी को लेकर एक बात मुसलसल तहरीक इंसाफ करती थी कि पार्लियामेंट की किसी प्रोसीडिंग को एज पर कॉन्स्टिट्यूशन और स्पीकर की किसी रूलिंग को एज पर कॉन्स्टिट्यूशन चैलेंज नहीं किया जा सकता, जिस पर ऑनरेबल कोर्ट ने ये बात की है कि अगर कोई भी इक़दाम गैर आईनी होता है तो उसमें इंटरवीन किया जा सकता है। तो अब इस फैसले से ये चीज़ भी वाज़ेह हो गई है या अभी मुबहम है? नहीं, आई थिंक टू लार्ज एक्सटेंट देखें, हर चीज अपने फैक्ट्स पर ऑपरेट करेगी ना। आर्टिकल 69 का उन्होंने जो है कोई कोर्ट नहीं इंक्वायर करेगा इनटू एनी इरेगुलरिटी इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट। तो उन्होंने जिन फैक्ट्स पर ये प्रोसीडिंग्स हुई हैं, उन्होंने कंक्लूड ये किया है कि इन प्रोसीडिंग्स को ये प्रोटेक्शन नहीं हासिल। इसका ये मतलब नहीं है वतन के हर स्पीकर की रूलिंग जो है या डिप्टी स्पीकर की रूलिंग है आप आज रिट पिटीशन कर हाई कोर्ट पहुंच जाएं सही और चैलेंज करें। स्पीकर तो साल में 300 रूलिंग देता होगा, पर जिन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस में ये रूलिंग हुई, और जो असल जो बात समझने वाली है कि साथ ही साथ उन्होंने फिर आर्टिकल 95 जिसके तहत वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पर हर हाल में वोट होना लाजमी है, वो भी आइन की एक शिक है जिसमें वो एक उन्होंने मैंडेटरी प्रोविजन डाली हुई है। तो जब इन दोनों शिकों को उन्होंने सामने रखा है तो उन्होंने ये होल्ड किया कि आर्टिकल 95 का जो कमांड है कि ये आप पार्लियामेंट ये सेशन प्रोरोग नहीं कर सकते जब तक वोट नहीं होएगा नो कॉन्फिडेंस के ऊपर, बिल्कुल ठीक, उसको उन्होंने तरजीह दी और उन्होंने कहा ये जो आर्टिकल 69 में ये प्रोटेक्शन क्लेम कर रहे हैं ये तो सबसर्विएंट टू द रिक्वायरमेंट ऑफ आर्टिकल 95। और ये जो बातें यहाँ हो रही हैं पॉलिटिकल क्वेश्चन की और डेमोक्रेटिक प्रोसेस की, इस बात की मतलब नजर ये रहना चाहिए कि पॉलिटिकल प्रोसेस को तो सबवर्ट किया था डिप्टी स्पीकर की रूलिंग में। ठीक है, बिल्कुल ठीक हो गया। पार्लियामेंट में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में डेमोक्रेटिकली वोट करना ही तो एक आपकी एक्सप्रेशन ऑफ योर पॉलिटिकल इंसाइट है। ठीक हो गया, वो आपने होने नहीं दिया। सिर्फ ये तो नहीं है कि जी आप जनरल इलेक्शन कराएं। ठीक है, दूसरी जानिब ये जो गैर बयानिए का एक जो साजिश का एक बयानिया अख्तियार किया गया था तहरीक इंसाफ की जानिब से, इमरान खान की जानिब से, अब मुअज़्ज़ज़ अदालत ने फैसले में कहा है कि हमें इस हवाले से कोई शवाहिद नहीं पेश किए गए। तो आपको लगता है कि जो बयानिया बनाया गया है इसका इस फैसले से ऑब्वियसली जिसमें मेंशन है कि ये हमें इसके हवाले से कोई मतन या इसमें कोई शवाहिद नहीं है उस गैर मुल्की साजिश को लेकर, इम्पैक्ट आएगा इस बयानिए पे? देखिए, वो जो साइफर है वो ऑब्वियसली स्पीकिंग हमने तो देखा नहीं, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा, और मुझे लग रहा है कि फासिल अदालत को भी नहीं दिखाया गया जी। और उसमें एक स्टेटमेंट ही है ना जो हमें समझ आ रही है कि हमारे जो एम्बेसडर हैं उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशंस दी हैं। आगे उसके बाद जो एविडेंस है लिंक कर रही है उन स्टेटमेंट्स को वॉशिंगटन में पाकिस्तान के सियासतदानों की एक्शंस के साथ और उनकी लिएजिंग और कोई एविडेंस, कोई उनको इंस्ट्रक्शन आई हो, कोई पैसे मिले हों, कोई और मीटिंग्स हुई हो, ऐसे तो कोई एविडेंस और रिकॉर्ड नहीं आया। और लगता है कि वो अगर एग्जिस्ट भी करता है तो वो किस कॉन्टेक्स्ट में करता है, वी डोंट नो। So it's a matter of probe. I think one cannot say कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि ऐसी कोई चीज हुई नहीं। मुझे तो जो समझ आई है सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कि ये अगर चीजें हुई हैं तो इनको एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ेगा, एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनाएं, आप कोई और तरीके से इन्वेस्टिगेट करें, और जब इन्वेस्टिगेशन के बाद शवाहिद सामने आए तो जिन लोगों के अगेंस्ट आपकी एक्यूजेशंस हैं वो भला आपके पाकिस्तानी शहरी हैं ना, आपके पार्लियामान के मेंबरान हैं जिनके खिलाफ आप साजिश में दो पहलू है ना, एक तो अमेरिका ये जिसका नाम नहीं लेते लेकिन है अमेरिका की तरफ इशारा, और दूसरा हमारे पाकिस्तानी सियासतदान अमेरिका के अगेंस्ट तो हम केस नहीं करने लगे पाकिस्तान के अंदर,
सियासतदानों को तो कटहरे में लाया जा सकता, तो अदालत ने तो मुझे लगता है सिर्फ ये कहा है कि आप अपनी कार्रवाई करें। ये मेरे साहब कल कोई शवाहिद लाते अगर आपने अगर कल नहीं सुनी होगी, मुझे लगता है इमरान खान साहब की कल की एक स्पीच थी, स्टेटमेंट अगर आपकी नज़र से गुजरी हो, कल उन्होंने फिर बाकायदा तौर पर जलसे के अंदर ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को क्वेश्चन किया। एक तो उनका मुसलसल एतराज़ हर जलसे के अंदर वो ये करते हैं कि रात को 12 बजे क्यों अदालतें खुली। एक में जलसे में तो उन्होंने ये भी कहा कि मेरे दिल में ये बात रह गई और रहेगी कि रात को 12 बजे अदालतें लगीं और ये मामला हुआ। और फिर कल उन्होंने सवाल ये किया कि चीफ जस्टिस साहब, हमने आपको ये मामला भेजा था, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के जरिए प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये मामला आपको भेजा था कि इसको इन्वेस्टिगेट करें, तो आपने क्यों इन्वेस्टिगेट नहीं किया और पूरी कौम का जो एक हक है वो मारा गया और कौम के हक के ऊपर एक किस्म का डाका डाला गया, कुछ इस तरह का ख्याल था उनका। तो आपके ख्याल में ये जो सवाल इमरान खान साहब उठा रहे हैं, क्या ये सवाल दुरुस्त है कानून और आइन के तनाजुर में जो फैसले हुए हैं, नंबर 1, और अगर ये सवाल दुरुस्त है तो क्या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इसको किसी तरीके से इसके ऊपर मजीद कोई एक्शन ले सकते हैं, इस पर मजीद जैसे कि आपने कहा कि इसको इंक्वायर किया जा सकता है, कोई मजीद अमल हो सकता है इस पर? देखिए, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है वो फेडरल गवर्नमेंट की इन्वेस्टिगेटिव आर्म नहीं है, और अगर इमरान खान साहब को ऐसा कोई शक है तो ये शक उनका दूर हो जाना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन करना वफाकी हुकूमत का इख्तियार है, था और रहेगा। तो जो अगेन इस फैसले में भी लिखा है कि भाई आपके पास महीना था कि सारे मामला में वोट होने से पहले आप वफाकी हुकूमत थे, आपने क्यों नहीं कोई कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनाया, आपने क्यों नहीं कोई कानून, हमारी हुकूमत खत्म कर दी गई थी। इन्होंने 3.5 साल इतने ऑर्डिनेंसेस पास किए हैं, इनको 15 मिनट लगते हैं ऑर्डिनेंस निकालने में, तो एक ऑर्डिनेंस निकाल लेते, सुप्रीम कोर्ट में कमीशन ऑफ इंक्वायरी बना देते। जिस तरह अगेन इस फैसले में जिक्र किया है, जो 2014 की इलेक्शन में धांधली का कमीशन बना था, जो उस वक्त के ऑनरेबल चीफ जस्टिस और बाकी दीगर जजेस थे, वो सुप्रीम कोर्ट ने खुद तो नहीं बनाया था, वो तो फेडरल गवर्नमेंट ने, उस वक्त की फेडरल गवर्नमेंट ने पीटीआई की हुकूमत से एक मुआहदा कर एक ऑर्डिनेंस नाफिज किया था। इसका हवाला है इस जजमेंट में। बिल्कुल सही। तो ये सारे इख्तियार तो वफाकी हुकूमत है, सारे इख्तियार इनके पास थे। अब आज तो ये ऑपोजिशन में बैठे, आज तो ये कुछ नहीं कर सकते, लेकिन The court has noted in its judgment कि इनके पास महीना था, इन्होंने महीने में किया ही कुछ नहीं। ऐसी बिल्कुल ठीक। और 2 दिन पहले इन्होंने चीफ जस्टिस को लेटर लिख दिया जाने से। ठीक है भाई साहब, बहुत शुक्रिया जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आप ज्वाइन के अपना वक्त दिया और अपना एनालिसिस हमारे सामने रखा। इस अहम कानूनी मामले के ऊपर राय ले रहे थे हम बैरिस्टर शहजाद इलाही साहब से, जिनका ये कहना है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला, इसने काफ़ी हद तक जो एक सिचुएशन थी कानूनी तौर पर, अगर इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन मौजूद भी थी तो उसको क्लियर कर दिया और अब इसमें ऐसी कोई बात, कोई मुबहिम बात रह नहीं गई। आर्टिकल 6 के हवाले से उन्होंने कहा कि इसमें कुछ ऐसी चीज़ खास तौर पे नज़र नहीं आती फैसले में जो आर्टिकल 6 की तरफ रेफर करे, ताहम अगर इस मामले को सियासी तौर पे देखा जाएगा तो फिर शायद कोई पहलू इसमें निकाल लिया जाए। अभी हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। अब बात करेंगे सबसे बड़े सियासी मार्के की। तो मुल्क की तारीख में पहली बार एक ही दिन में पंजाब के 20 हलकों पर ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं। आज इंतखाबी मुहिम का आखिरी दिन है। 17 जुलाई को लाहौर के 4 अहम हलकों समेत पंजाब में बड़ा सियासी मैदान लगेगा। हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के दरमियान टक्कर का मुकाबला है जनाब, और सियासी जमातों की जो सफ बंदी है वो भी मुकम्मल हो चुकी है। तैयारियों के हवाले से बात करें तो वो भी आखिरी मराहल में दाखिल हो चुकी हैं। सिक्योरिटी प्लान भी तैयार कर लिया गया है। लाहौर के 4 हलकों समेत भक्कर और मुल्तान को इंतहाई हसास करार देकर यहाँ पर रेंजर्स तैनात करने का फैसला किया गया है। और साथ साथ अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो शफाफ इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इस इलेक्शन से एक तो ये वाजे हो जाएगा जी कि आइंदा 1.5 साल के लिए कौन हुकूमत बनाएगा, और ज़िमनी इलेक्शन का जो नताइज है वो आइंदा के जो जनरल इलेक्शन है उसकी सिमत का भी तयन करेगा। असल बात ये है कि वो जनरल इलेक्शन की सिमत भी उसका भी यहीं से होगा। हमारे साथ मुदस्सिर रिजवी साहब मौजूद हैं, डायरेक्टर प्रोग्राम हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन के, फैफिन के। उनसे हम बात करते हैं कि वो इस वक्त इस सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं। मुदस्सिर, थैंक यू वेरी मच, आपने वक्त निकाला, आप हमारे साथ मौजूद हैं। यू बिन कवरिंग दिस ऑल सिंस लॉन्ग, आप बहुत सारे पाकिस्तान के जो इंतखाबात हैं उसको देख चुके हैं, ऑब्जर्व कर चुके हैं।
मौजूदा ये जो ज़िमनी इंतखाब है, इंपॉर्टेंट तो हमें पता है हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम के लिए है, लेकिन इस वक्त ये जो 2 पार्टी सिचुएशन है उसको लेकर बहुत सारे सवालात हैं इस इलेक्टोरल प्रोसीजर के ऊपर, और ख़ास तौर पे तहरीक इंसाफ अभी से इलेक्शन कमीशन के किरदार और कुछ ऐसे बैरूनी किरदारों के हवाले से सवालात उठा रही है जिसके बारे में वो बार बार अंपायर का जिक्र कर रहे हैं और बार बार फेंटा लगाने का जिक्र कर रहे हैं। आपके ख्याल में ये फेज कितना चैलेंजिंग है इलेक्शन कमीशन के लिए, और क्या इन इल्जामात से पहले ही इन इंतखाबात को कहीं मुतनाज़ करने की कोशिश तो नहीं की जा रही? आप कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, ये एक अनयूजुअल इलेक्शन है। बाय इलेक्शन तो 2018 के बाद कई हो चुके हैं, 25-30 बाय इलेक्शन हो चुके हैं, लेकिन पंजाब की सियासत में तो अगर मिनी जनरल इलेक्शन कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इसके नतीजे में जिस आपने कहा फैसला होगा कि अगले बाकी रिमेनिंग टेन्योर में कौन हुकूमत बनाएगा। मुदस्सिर, आप अपनी प्लीज फोन की ऑडियो को चेक कीजिएगा, आपकी ऑडियो हमें क्लियर नहीं आ रही है। जी जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है, कुछ बेहतर है जी। हाँ, ये इसके नतीजे में ये फैसला होगा कि कौन हुकूमत बनाएगा, इसलिए इसमें एक अनयूजुअल इंटरेस्ट भी मौजूद है। सियासी जमातें बिल्कुल उसी तरह कैंपेन कर रही हैं जिस तरह जनरल इलेक्शन के लिए की जाती हैं। जहाँ तक रही प्रोसेस की, उस प्रोसेस में पाकिस्तान की आप अगर सारे इलेक्शंस की तारीख उठा के देखें, कोई ना कोई पार्टी इलेक्शंस को, इलेक्शन से पहले और इलेक्शंस के बाद उनके नतीजों को चैलेंज करती रही है, और नतीजों को कंट्रोवर्शियल बनाने का मतलब ये है कि एक अनस्टेबल गवर्नमेंट आती है, हुकूमत की पॉलिटिकल लेजिटिमेसी हमेशा क्वेश्चन रहती है, और हुकूमतें मेजॉरिटी वोट से भी अगर आ जाएं तो उनकी लेजिटिमेसी नहीं स्टैब्लिश हो पाती। पीटीआई की जब तक गवर्नमेंट थी तो अपोजिशन पार्टीज मुसलसल चैलेंज करती रही इलेक्शन की क्वालिटी पर, और वो सवाल खड़ी करती रही कि आरटीए सिस्टम फेल हो गया, उसकी वजह से पीटीआई आ गई, इदारों ने इंटरफेयर किया, उसकी वजह से पीटीआई आ गई। लिहाजा मतलब ये तो पाकिस्तान की तारीख है, कोई अनयूजुअल एलिगेशंस नहीं है जो पीटीआई लगा रही है इलेक्शन कमीशन पर या फिर पाकिस्तान के इदारों पर। जो प्रोसेस की बात है, जो इलेक्शन कमीशन इम्प्लीमेंट करता है वो इलेक्शन एक्ट 2017 करता है, हमें वो देखना पड़ेगा कि वो कितना लेटरल इम्प्लीमेंट हो रहा है, और बहुत सारे प्रोसेस इलेक्शन से पहले हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे पोलिंग स्कीम्स बन जाती हैं, पोलिंग स्टेशंस बन जाते हैं, वोटर्स कहाँ पर वोट डालेंगे, इन चीज़ों को देखने की जरूरत है। कुछ इल्जामात पीटीआई ने लगाए कि कुछ ऐसे हल्के हैं पर्टिकुलरली लाहौर में जहाँ पे अनयूजुअल वोटर्स का इजाफा हो गया है। पाकिस्तान इन सारी चीज़ों को तफसील से देख रहा है और इलेक्शन से अगले दिन अपनी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में कमेंट करेगा कि कहाँ पे अगर कोई मेजर डेविएशंस हैं तो इस प्रोसेस में हुई है। जहाँ तक इलेक्शन कमीशन को इख्तियारियत हासिल है उसके मुताबिक उन्होंने कुछ फैसले किए। मिसाल के तौर पे एक सीएम पंजाब का फैसला था, वो उन्होंने सस्पेंड कर दिया इलेक्शन तक। इससे ज्यादा इलेक्शन कमीशन इख्तियारात में नहीं है, क्योंकि जो इलेक्शन लॉ है उसमें बड़ा वाज़ेह इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात तजवीज़, इलेक्शन कमीशन हुकूमत को मफलूज नहीं कर सकती, और इस किस्म के इलेक्शन जो है जिसमें केयरटेकर गवर्नमेंट नहीं आती, उस सूरत हाल को इलेक्शन के लॉ में बहुत वाज़ेह नहीं किया गया है। तो इलेक्शन कमीशन के बड़े रिस्ट्रिक्टेड सा स्कोप, मिसाल के तौर पे उन हल्कों में वो पोस्टिंग ट्रांसफर्स को रोक लेंगे जिन हल्कों में बाई इलेक्शन हो रहा है, लेकिन पूरे पंजाब में तो वो नहीं रोक सकते क्योंकि इन सिचुएशंस को लॉ एड्रेस नहीं करता। ठीक है, अब जी अच्छा मुदस्सिर, ऑब्वियसली आपने कहा कि इलेक्शन कमीशन तो अपना रोल प्ले करता है, पहले से बहुत सारी चीज़ें हैं जो हो जाती हैं, लेकिन ऑब्वियसली जब हम इलेक्शन कैंपेन्स देखते हैं, हम जलसे देखते हैं, उसमें सिचुएशन हमें बहुत जो के लिए एक हाइप लगती है। यहाँ पे हर पॉलिटिकल पार्टी अपना जो वर्कर है या वोटर है उसको बाहर ड्रैग करता है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू पोलिंग डे तो वहाँ पर एक डिफरेंट सिनेरियो होता है। आपको बेहतर तौर पे पता होगा कि वहाँ पे जो सिचुएशन होती है बड़ी डिफरेंट होती है। पोलिंग स्टेशन तक आना, उसका वहाँ पर वोट कास्ट करना, वहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टीज का एक इन्फ्लुएंस होता है वो भी मैटर करता है। तो इन सारी चीज़ों को इटसेल्फ केटर करना भी तो एक चैलेंज है। जी, ये बहुत ज़रूरी है, और शायद इलेक्शन कमीशन को ये इस इलेक्शन में इंश्योर करना पड़ेगा कि इलेक्शन डे में कुछ लॉ में बड़े वाज़ेह अहकामात हैं, डायरेक्शंस हैं कि इलेक्शंस के दिन पोलिंग स्टेशंस के बाहर कैंपेनिंग और कन्वेंसिंग नहीं हो, यानी पोलिंग
जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं और कैंडिडेट्स हैं उनके कैंप्स कम से कम वहाँ ना हो। अब जिस किस्म का एक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट पाकिस्तान में बढ़ गया है, जिसमें लड़ाई झगड़ा अभी बढ़ गया है और हमने देखा थोड़ा सा वायलेंस भी हो रहा है बाय इलेक्शंस में, तो इस किस्म के कैंप्स यकीनन नहीं होने चाहिए, क्योंकि हाइटेन टेम्परेचर्स होते हैं, लोकलाइज किस्म का वायलेंस होता है और उसमें लोग जख्मी भी हो जाते हैं, मौत भी हुई है। इनको इलेक्शन कमीशन को मुकम्मल तौर पर लेटर निस्बत इन कैंप्स को हटाना पड़ेगा, क्योंकि अगर तो पॉलिटिकल पार्टीज इस प्रीटेक्स्ट पे वो कैंप्स बताती हैं कि वोटर्स को हमने बताना है कि उनका वोटर रोल पे चिट देते हैं जिसपे लिखा होता है कि वोटर उस पे कौन सा नंबर है उनका, तो जो वोटर्स हैं वो 8300 से हासिल कर सकते हैं। और कुछ चीजें इलेक्शन कमीशन को शिफ्ट करनी पड़ेंगी। ठीक है, मैं उसी तरफ आ रहा था। मेरा सवाल भी इस सवाल से अमला के मिलते जुलता ही है। वो ये है कि अब एक तो पार्टी मैकेनिज्म होता है, इस वक्त जो दो पार्टीज आमने सामने हैं इसमें एक पार्टी पुरानी पार्टी है कंपैरेटिवली, जिसने ज्यादा इलेक्शन कंटेस्ट किए हुए हैं या उसका ज्यादा तजर्बा, और पंजाब में उसकी पेनिट्रेशन भी बहुत ज्यादा है, और दूसरी पार्टी कंपैरेटिवली इट्स अ न्यू पार्टी, बट उनके पास पब्लिक सपोर्ट बहरहाल है जो हमें उनके पब्लिक गैदरिंग्स के अंदर नजर आती है। एक तो ये जो इलेक्शन लड़ने की टेक्निक है ये कितनी इंपॉर्टेंट है इस बाय इलेक्शन के अंदर, कितना हेल्प कर सकती है किसी पार्टी को सबकत ले जाने में, नंबर वन। नंबर टू, मुझे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि अगर इतने सारे सवालात कोई भी पार्टी उठा रही है, जैसा कि आपने कहा कि पाकिस्तान जैसे पॉलिटिकल सिस्टम में उठते रहते हैं ये सवाल, कोई नई बात नहीं है, हर हारने वाला जीतने वाले पे इल्जामात लगाता रहता है, लेकिन क्या ऐसे कुछ ऑप्शंस या ऐसे कोई प्रिएंटिव मेजर्स इलेक्शन कमीशन के पास मौजूद है जो लेकर उन एक सवालों का भी काफी हद तक या कुछ हद तक वो दरवाजा बंद किया जा सकता है जिसकी जानिब वो पार्टी रेफर करी है, जिसको ये शक है या खदशा है कि धांधली हो सकती है या मसले हो सकते हैं इलेक्शन के अंदर? जो इदारे होते हैं वो कवानीन या आइन के नतीजे में बनते हैं, और कवानीन और आइन साजी काम है पार्लियामेंट का। 2018 के बाद एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनी थी जिसको कहा गया था कि परवेज खटक उसके हेड कर रहे थे, उसको कहा गया था कि हम इन्वेस्टिगेट करेगी 2018 के इलेक्शंस के मामले में। उस कमेटी की कोई मीटिंग नहीं हुई। जब तक पार्लियामेंट नेशनल असेंबली और सेनेट और पॉलिटिकल पार्टीज खुद इंटरेस्ट नहीं लेती उस कानून साजी में जिससे ये दरवाजे बंद किए जाए, तो इदारे खुद तो नहीं बन सकते। अब इदारे अगर फैसला करते हैं तो उसको भी चैलेंज कर दिया जाता है कि जी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल हो गया, एक्स्ट्रा लीगल हो गया। लिहाजा अभी ये गवर्नमेंट जो आई है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अंडरटेकिंग दी कि इलेक्शन रिफॉर्म्स करेंगे। अभी तक इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात नहीं हुई, सिर्फ 2 छोटी सी अमेंडमेंट्स आई हैं जिसमें उन्होंने ईवीएम और ओवरसीज वोटिंग की बात की है और उसको कहा है कि पायलट किया जाए और उसके बाद पार्लियामेंट में रिपोर्ट पेश की जाएगी। ये जब तक सारी पार्टीज पीटीआई भी उस डायलॉग में शामिल हो और इन दरवाजे बंद करने पर एक मुकम्मल तौर पे पॉलिटिकल कंसेंसस हो, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अगर यही सिलसिला चलता रहा कि इलेक्शन हो गए, लोग वोट डालें, लोग 5.5-6 करोड़ लोग वोट डालते हैं, उनका फिर सवाल उठ जाते हैं, तो ये सवाल उठते हैं कि आपकी वीक पॉलिटिकल गवर्नमेंट आती रहेंगी, चाहे कितने भी वोट लेकर आए, उनकी चैलेंज होती रहेगी। जी, थैंक यू वेरी मच। आप हमारे साथ मौजूद रहे। मुदस्सिर रिजवी, डायरेक्टर प्रोग्राम फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क, हम हमारे साथ मौजूद थे। उनका ये कहना है कि पार्लियामेंट जब तक अपना रोल प्ले नहीं करेगी रिफॉर्म्स को लेकर, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को लेकर, तो वो तब्दीली नहीं आ सकती जिससे हम शुकूक व शुबहात से दूर हों। इस मामले पे हम मजीद भी आपको आगाह करते रहेंगे। बहरहाल टुडे इज़ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट डे, आखिरी दिन है कैंपेन का, और दिन कल 16 है, आखिरी दिन। इलेक्शन से एक दिन पहले क्या होता है वो आप सबको पता है पाकिस्तान में, 17 को क्या होता है वो आप वोट डालेंगे तो पता चलेगा। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। जनाब, आज चूंकि फ्राइडे और आज है फ्लैग्स डे, तो आज हमारे फ्लैग्स में इंडोनेशियन सफारत खाने में एक तकरीब 5 रोज़ा कल्चरल फेस्टिवल स्टार्ट हुआ है। इसमें जो इंडोनेशिया का कल्चर है, उनका म्यूज़िक है, उन तमाम चीज़ों को दिखाया जा रहा है। तो इस जो फेस्टिवल का अहवाल है हमारे पास इस सेगमेंट में दिखाते हैं आपको आज का फ्लैग्स। The idea is to organize a cultural a night that
Lok Firsa Museum, because we want to highlight there is a lot of fusions, commonalities between the cultures and of Indonesia and Pakistan. And with these exhibitions, we aim to highlight those similarities, and we trace back into the past, because I think with that then we would be able to reflect our advancements or the developments in today's situations. We are focusing on three aspects basically. One's how the Buddhist civilization in Indonesia is so influenced by the Buddhist in Gandhara civilizations. The second part will be focusing on Islam, because the two countries are biggest Muslim populations countries. So there's a lot of similarities which actually needs to be highlighted in this exhibition. And the third aspect, we even went back, goes back into the ancient times, whereby we will highlight some of the very interesting findings which indicate that there are also some resemblance in the civilization between the ancient times of Indonesia and that of Pakistan. Well, I think Indonesia and Pakistan, we are blessed because we have a lot of heritage sites and which need to be protected also. But I think this is one of the areas whereby I'm very keen to explore collaborations with Pakistan. Once again, when I traveled to Taxila, I saw the ruins of temples where Lord Siddhartha spent their youth in spreading the wisdoms of Buddhas. So when I had a chance to discuss it, I have conversations with the Buddhist community in Indonesia. They know Taxila is actually the intellectual centers of Buddhists around that time in the past. So I think with this heritage, people are easily to come to Pakistan, because Taxila serves as the sacred sites, holy places for Buddhist community, not only from Indonesia, I believe, but for all around the world. So they want to go to Taxila to pay homage to the Lord Siddhartha. So I think this is one of the potentials whereby Pakistan also have enormous potentials in developing religious tourism. Let me invite Pakistani students and also community to visit Lok Firsa on the 20th to 24th of July, whereby we are going to organize a night at Lok Firsa Museum, confluent civilizations between Indonesia and Pakistan. वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में खुशामदीद कहते हैं, और अब वो मौजू जिस पे हम मुसलसल बात करते रहते हैं, करते रहेंगे, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स जिस पे बात करना ज़रूरी भी है। हम क्लाइमेट और इन्वायरमेंटल चेंजेस की बात कर रहे हैं। पूरी दुनिया में इस वक्त इस हवाले से बड़ी संजीदगी पाई जा रही है जो मौसमियाती तब्दीली है, और पाकिस्तान का शुमार मौसमियाती तब्दीली से मुतासिर करने वाले ममालिक में तो नहीं आता, लेकिन मुतासिर होने वाले ममालिक में पाकिस्तान टॉप 5 कंट्रीज़ के अंदर आता है दुनिया भर के अंदर। और पिछले कुछ अरसे से पाकिस्तान में
ग्लेशियर्स भी पिघल रहे हैं, सूरत हाल बहुत ख़राब हो रही है। और अब ये जो बारिशें और ख़ास तौर पे जो बलूचिस्तान के अंदर बारिशें हुई हैं, ये टोटली अनएक्सपेक्टेड है और फिर जो नुकसान हुआ है वो भी हमारे सामने है। हम इस हवाले से वेयर आर वी हेडिंग टुवर्ड्स और इसका फिर इम्पैक्ट क्या आएगा, अंजाम क्या होगा इसका, ये बड़े क्रिटिकल क्वेश्चंस हैं। इसी पे हमने सोचा कि हम ऑफ एंड ऑन सेशंस करते रहें और आज भी इसी सिलसिले की बात करेंगे और मॉनसून बारिशों के जो दौरानिए की भी हम बात करें उस हवाले से भी, और जो तबाही हो रही है। मरियम शबीर हमारे साथ मौजूद हैं, माहौलियात हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। मरियम, वेलकम टू एक्सप्रेसो, गुड मॉर्निंग। ऑब्वियसली ये जो मॉनसून बारिशें हो रही हैं और ये अनएक्सपेक्टेड, जिस तरह से हमने कहा बलूचिस्तान वाली साइड पे जिसने बड़ी तबाही मचाई है, और जब हम वेदर फोरकास्ट भी देखते हैं तो उसमें भी ये कहा जा रहा है कि ये जो ज़्यादा है यूजुअल से ये बारिशें और इनकी इंटेंसिटी भी ज़्यादा है। ऑब्वियसली ये जो क्लाइमेट चेंज जिसकी हम बात करते हैं उसी की एक कड़ी है। क्या कहेंगी इस हवाले से आप? जी, आपने सही बताया, बिल्कुल ये अनप्रेसिडेंटेड रेनफॉल हो रहा है और ये जो We have lost your audio, Mariam. जी, प्लीज कीप ऑन। जी, तो मैं बता रही थी कि ये जो अनप्रेसिडेंटेड रेनफॉल हो रहा है पूरे मुल्क में मॉनसून की वजह से, इसकी फोरकास्ट जो हमारे मुतल्लिका इदारे हैं उन्होंने पहले से कर रखी थी और आपको जो है वार्निंग भी जो है वो दे रखी थी उनकी वेबसाइट्स पर। उनके जो मुतल्लिका प्रोविंशियल लेवल पे आपके इदारे हैं उनको भी वार्निंग दे रखी थी। बेशक ये जो एक्सेसिव रेनफॉल है, ये बारिशें हैं, ये आपके जरूर क्लाइमेट चेंज की वजह से होती हैं, लेकिन जो इसको वर्स बनाती हैं, जो बहुत सारे नुकसान होते हैं, वो बहुत सारे जो हैं वो आपके इंस्टीट्यूशन के और जो ह्यूमन फैक्टर आप कह सकते हैं उनकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान होते हैं। पुअर गवर्नेंस, मिसमैनेजमेंट, लैक ऑफ रिसोर्सेज, बहुत सारी रीजंस इसमें होती हैं जो आपकी फिर एक्सेलरेट करती हैं इन सिचुएशंस। मरियम, ये कहाँ जाएगा सिलसिला? ऐसा लगता है जो हमारी कोशिशें हैं वो कहते हैं ना ऊंट के मुंह में जीरो के बराबर हैं, मतलब बहुत ही थोड़ी हैं उसके मुकाबले में जितना बड़ा चैलेंज हमारे सामने है। तो आप ने चूंकि पढ़ा है, आप इस सारे मामले को समझती हैं, ये मामला किस जानिब जाएगा, कहाँ जाता नजर आता है अगले 10, 12, 15 सालों में? जी, क्लाइमेट चेंज को आप ओवरऑल देखें तो जो इसके इम्पैक्ट हैं, चाहे वो ज्यादा बारिश होने की सूरत में है, चाहे हीट वेव्स की फॉर्म में है, चाहे ज्यादा सर्दी पड़ने की सूरत में है, मुख्तलिफ फॉर्म इसकी जो है, या स्नो मेल्टिंग आपकी हो जाती है, ये ऑफ कोर्स ये प्रेडिक्टेड तो यही है। और जो हम देखते हैं कि जो क्लाइमेट जो कार्बन एमिशंस हैं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई होपफुल सिचुएशन काफी सालों से रही है और जो आगे भी मुझे लगता है कि बिजनेस एज यूजुअल यही चलना है। कोई भी मुल्क तैयार नहीं है कार्बन एमिशंस को कट करने के लिए, ऑल्दो पेरिस एग्रीमेंट में बाकायदा उनके टारगेट्स हैं, सब कुछ है, लेकिन बहुत बहुत कम उसका पोर्शन जो है वो हर साल कम किया जाता है, जितना रिक्वायर्ड है उस स्पीड से नहीं है। तो इट्स गोइंग टू बी वर्स इन द फ्यूचर। और पाकिस्तान चूंकि एक के बाद दूसरी मुसीबत हमारे यहाँ जो है वो शुरू हो जाती है, हम एक मुसीबत से भी निकलते नहीं है, जैसे कोविड से अभी तक पूरी तरह निपटे नहीं थे हम, तो ऊपर से ये बारिशें और सैलाब। और सिर्फ ये पाकिस्तान में नहीं है, आप देखेंगे इंडिया में भी आसाम में सिचुएशन है, बांग्लादेश में यही सिचुएशन है, अमेरिका के कुछ स्टेट्स हैं वहां फ्लडिंग ने काफी तबाही की हुई है। आप मेंशन कर रही हैं कि पूरी दुनिया इससे इफेक्ट हो रही है डेफिनेटली, और हमने अपने इंटरव्यू में भी ये कहा कि पाकिस्तान शायद इसमें इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट तो नहीं कर रहा, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है वो पाकिस्तान पे बहुत ज़्यादा आ रहा है, चाहे वो ग्लेशियर्स की शक्ल में हो, वेदर चेंज हो, सडन सर्दी गर्मी ओवरऑल। लेकिन जितने इकदाम दुनिया भर कर रही है, दुनिया भर में ममालिक कर रहे हैं, डू यू थिंक कि ये सफिशेंट हैं? अगर हम ओवरऑल पाकिस्तान को अगर हम टारगेट ना करें ओवरऑल दुनिया में क्लाइमेट चेंज को लेके, क्योंकि ऑब्वियसली ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि सिर्फ इससे एक मुल्क इम्पैक्ट नहीं आ रहा, उस पर बाकी पूरी दुनिया मुतासर हो रही है। तो जो इसके हवाले से इक़दाम हैं, क्या वो काफ़ी हैं और मज़ीद हम इस पर किस तरह से वर्किंग कर सकते हैं? जी, ये इस सवाल के काफी डायमेंशंस हैं जवाब देने के लिए, लेकिन आप देखेंगे जो डेवलप्ड ममालिक हैं, जैसे अमेरिका की मैंने बात की, ऑस्ट्रेलिया में फ्लड्स वगैरह आए हुए हैं, तो ये ऐसे ममालिक हैं जिनकी इकोनॉमी आप कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग है और बहुत अच्छी है। चाइना की इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग है, उन्होंने डिफरेंट इनिशिएटिव लिए हुए हैं टैकल करने की ऐसी सिचुएशन को, फिर भी अमवात तो हो ही जाती हैं, रेस्क्यू करते हुए ये चीजें हो जाती हैं, लेकिन बाकी ओवरऑल डैमेज उस तरह से अगर होता भी है तो वो रिकवर कर लेते हैं आसानी से, क्योंकि उनके पास पैसा है, उनके पास टेक्नोलॉजी है, दे कैन डू इट। लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, इसमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ये इलाके जहाँ पे फ्लडिंग से दो चार हैं, तो आप देखें कि उनके पास मतलब अगर उनके पास कोई आइडिया है भी, जो कि कुछ मैं
आप देखें कि जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का जो कॉन्टिजेंसी प्लान है 2021 का, वो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का है और उसमें उन्होंने चैलेंजेस भी बताए हैं क्या है, जिसमें लैक ऑफ रिसोर्सेज है, जैसे कि पानी एक जगह जमा हो जाता है तो उसको निकालने के लिए सिंपल पंप से आपने पानी निकाला है, लेकिन बिजली का इंतजाम पीछे से नहीं होता कि जनरेटर रख के उस जगह पर ट्रांसपोर्ट करके ले जाएं। तो इस तरह के छोटे छोटे चैलेंजेस हैं, कैपेसिटी के इश्यूज हैं, रिसोर्सेज के इश्यूज हैं, तो जिसकी वजह से काफी मुश्किलात जो होती हैं। और कोई हल भी बताया या खाली मसाइल ही बताया है इस प्लान के अंदर? कोई हल भी बताया कि इसका हल क्या है? जी हल भी हैं और मुतलका इदारों के में उसके लिए HR और कैपेसिटी की जरूरत है, जैसे कि जो आपकी प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज है प्रोविंशियल लेवल पर भी हैं, तो बजाय इसके कि हर दफा आपके नेवी के या आर्मी के जवान आके जो है वो रेस्क्यू करते हैं, जो आपके रेलिवेंट इदारे हैं उनको इक्विप होना पड़ेगा, उनको ट्रेन होना पड़ेगा ताकि वो रेस्क्यू मिशन ऐसे कर सकें। और एक चीज जी मैं एक चीज मेंशन करना चाहती हूँ कि भले पाकिस्तान जो है वो ग्लोबल एमिशंस में उसका कम कंट्रीब्यूशन है, लेकिन जो सिचुएशन हमारे पूरे पाकिस्तान में फ्लड की वजह से ऐसी सिचुएशंस होती हैं, वो मेरा ख्याल है कि हमें ब्लेम प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट्स को करना पड़ेगा। आप देखें कि जो ड्रेन्स आपके हैं उसके ऊपर घर बने होते हैं। मैं आपसे ठीक है वो हाँ वो तो हम पॉलिटिकली देखते रहते हैं, चीज़ें करते भी रहते हैं। ये अगर हम इसके तदारुक की बात करें या इसकी प्रिवेंशन की बात करें तो क्या इसमें जो स्पेसिफिक एरियाज़ हैं, जैसे मैंने मिसाल कोयटा की दी या बलूचिस्तान की दी कि उसमें बहुत ज़्यादा बारिशें हो गई, क्या हम एरिया वाइज ऐसे कुछ मॉडल्स पाकिस्तान के अंदर मरियम बना सकते हैं कि हम उसको आहिस्ता आहिस्ता करके कवर करते चले जाएं? जो हमारा पूरा मुल्क है उसमें एक सर्टन एरिया से शुरू करें, पहले एक एरिया प्रोटेक्ट हो जाए फिर आगे चले जाएं, या जो भी इनिशिएटिव होगा इसको पूरे पाकिस्तान के लिए कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी हमें चाहिए? इस हवाले से बताइए हमें। लेकिन जो 18th अमेंडमेंट की बात है वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोविंसेस पे होती है, तो हर प्रोविंस साइमल्टेनियसली जो है वो इफेक्टिव मेजर ले सकता है। और सबसे सिंपल जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर पानी जैसे बहुत ज्यादा फ्लड आ गया है आपका, तो आप उसको पानी को रिटेन करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि जो चाइना से एग्जांपल आप ले सकते हैं कि चाइना ने जो है वो सीरीज के एक कॉन्सेप्ट किया हुआ है जिसमें आपका ये है कि आपकी पेवमेंट और नेचुरल डिप्रेशन उन्होंने बनाए हुए हैं, तो आपका ग्राउंड में वो रिचार्ज पानी हो जाता है, जिसकी वजह से आपको फ्यूचर में फिर जहाँ कहत साली जैसे हमारे मुल्क में हो जाती है कुछ इलाकों में, तो वो मसला फिर नहीं होता। इसी तरह आपके जो है वो स्मॉल रिजर्वायर्स जैसे आपका इंडिया है बिल्कुल उसमें छोटे छोटे रिजर्वायर्स बनाए, मतलब बहुत बड़े आपको डैम्स बनाने की जरूरत है, छोटे छोटे रिजर्वायर्स आप बनाएं। इसके अलावा कैचमेंट एरियाज वेटलैंड्स को बढ़ाएं जो आपका पानी ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेती हैं अगर इनकेस फ्लड आता है। तो इसके अलावा जो कम्युनिटीज हैं आप उनको ट्रेन करें कि वो किस तरह से जो है वो पानी आपका जो है वो आप कंजर्व कर सकते हैं ताकि वो आने वाले दिनों में इस्तेमाल कर सके हर एक घर। लेकिन उसके लिए भी आपको पक्के घर उनको देने की पहले जरूरत है, क्योंकि कम्युनिटीज जो बलूचिस्तान या इस जैसे इलाके आपने बताया, इवन के सिंध में भी काफी इलाके ऐसे हैं, पंजाब में कुछ आ जाते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस। बहुत शुक्रिया, आपने हमें इस हवाले से आगाह किया। ऐसा लगता है कि कल्चर लाने की जरूरत है क्लाइमेट चेंज को अंडरस्टैंड करने के लिए और फिर इससे प्रिवेंट करने के लिए। सबसे पहले तो अवेयरनेस की जरूरत है। लोगों को इस बात का आइडिया ही नहीं है कि क्लाइमेट चेंज इज अ प्रॉब्लम, एग्जैक्टली इट्स अ बिग चैलेंज जो पूरी दुनिया फेस कर रही है और पाकिस्तान पे भी इसका उतना ही इम्पैक्ट आ रहा है। हर साल हम कोई ना कोई ऐसी नेशनल डिजास्टर देखते हैं नेचुरल, जिसकी वजह से हमें ये अंदाजा हो जाना चाहिए कि इट्स रियल एंड इट्स वेरी चैलेंजिंग फॉर ऑल ऑफ अस। इसको हमें सीरियसली स्टेट लेवल से लेकर इंडिविजुअल लेवल तक सोचने की जरूरत है। बिल्कुल जी। और ब्रेक लेनी? बिल्कुल ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और अब हम चलते हैं वकार अहमद मलिक और मेरी परवेज की जानिब। ये दोनों माहिर नफ्सियात इस वक्त बात करने जा रहे हैं कि जो पैगाम रसानी है इसमें ज़बान के अलावा जो हरकत व सकनात हैं इसकी क्या अहमियत है, और अहमियत के साथ साथ इस्तेमाल भी शायद वो क्या हो सकता है, इसकी हवाले से बात हो रही है। सो दोनों साइकोलॉजिस्ट हमारे साथ हैं। ओवर टू यू गाइस। थैंक यू वेरी मच। सक्सेस इन 4 minutes और लेस, ये फ्रेज़ आपको लग रहा होगा कि शायद मैंने किसी मैगज़ीन के आर्टिकल में से या किसी बड़े इंटरेस्टिंग वेब आर्टिकल में से उठाया होगा। बिल्कुल मैंने ऐसा किया है, और वो मैंने इसलिए किया है क्योंकि इसका जो कंटेंट था वो इतना इंटरेस्टिंग था दैट आई कुडंट हेल्प बट पिक इट अप। सक्सेस इन 4 minutes और लेस का मतलब ये है कि वो ये कहना चाह रहे थे इस आर्टिकल के अंदर कि हम किस तरीके से पहले 4 मिनट के अंदर इम्प्रेशन जमा सकते हैं या बिगाड़ सकते हैं किसी के सामने। ये हमारे वर्बल से ज़्यादा हमारे नॉन वर्बल्स से एफिलिएटेड है। इसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारे जेस्चर्स, हमारे तरीक़ेकार बेसिकली जो है बात करने के,
उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका इम्प्रेशन जो है वो आप कैसे जमाते हैं। इसको साइकोलॉजिस्ट जो है इम्प्रेशन मैनेजमेंट कहते हैं वकार साहब। जी जी। इम्प्रेशन मैनेजमेंट कोई ऐसी चीज़ है जिसके अंदर हम नॉन वर्बल्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। यही जो तहकीक मैं पढ़ी थी इसके अंदर उन्होंने लिखा था कि 55% आपकी बॉडी लैंग्वेज पर डिपेंड करता है कि आप किसी से कितनी रिस्पेक्ट या कितनी बॉन्डिंग आप उसके साथ क्रिएट कर सकते हैं इन द रिमेनिंग ऑफ द कॉन्वर्सेशन। तो हम जो अक्सर कोशिश करते हैं कि हम बहुत बातें करेंगे या हमारा जो कंटेंट बातचीत का है वो ऐसा होना चाहिए, हम जितना कहेंगे उतना बेहतर है, और हम ये भूल जाते हैं कि हमने जो करना है वो शायद ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आपकी नज़र में नॉन वर्बल की एक कम्युनिकेशन में या इम्प्रेशन के लिहाज से क्या इम्पोर्टेंस है? इसको दूर अंदाज से देखा जा सकता है। अच्छा, एक तो ये है कि इसको मैं इंटेलिजेंस की अलामत समझता हूँ, ये एक ज़हानत की अलामत है कि अगर आप अपनी इन्वायरमेंट से बहुत बखूबी वाकिफ़ हैं, यानी मुखातिब से भी बखूबी वाकिफ़ हैं, उसकी सोच या जो आपके बारे में वो सोच रहा है किसी हद तक आप उसके बारे में आप मैनिपुलेट करने की सलाहियत रखते हैं, तो ऑफकोर्स इसका ताल्लुक तो ज़हानत से। इसको छोड़ दें कि वो मैनिपुलेशन जो है वो आप नेगेटिवली इस्तेमाल कर रहे हैं या पॉजिटिवली, बट है तो ये ज़हानत। सो ये एक तो ये चीज़ है। और फिर जो आपकी जो एक्सप्रेशंस हैं फेस के, ऑफकोर्स वो जो बेसिक हैं 6, उन 6 के दरमियान में सैकड़ों शेड्स आते हैं। तो ये बहुत ही कम्प्लेक्स ऑफकोर्स ये मौजू है जो आपने छेड़ा है। इसमें एक चीज़ जो है वो ये इसी से क्योंकि रिलेटेड है, मेरे ज़हन में भी आ रही थी, हालो इफेक्ट का गालबन उसको कहते हैं कि जो फर्स्ट इम्प्रेशन जो मैं किसी बंदे के बारे में नोट कर रहा हूँ, जब अपने जहन में मैं एक तासुर बिठा लिया कि ये इस तरह का है, तो जनरली जो रिसर्चर्स बताती हैं कि वो 95% से ज़्यादा हमेशा गलत निकलता है। अच्छा। और बाद में यानी आपको जो पहला इम्प्रेशन, और उसी वजह से बेसिकली ये बायस है ना, कॉग्निटिव बायस है, ये अकली तासुब है, और जिसकी वजह से इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि हो सकता है कि एक बहुत लायक फायक आदमी जो है वो, जिनको आपने कहा है कि नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन है इन बहुत सारे मामलात में इस तरीके से वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव ना हो, जबकि मैंने एक ख़ास किस्म का इंप्रेशन उसके बारे में किसी ख़ास हरकत की वजह से मैंने कर लिया, तो मैं एक तासुब का शिकार हो गया और मैंने जो डिसीजन लिया कि मैं हो सकता है कि इंटरव्यू किसी कमेटी में और मैं उसको रिजेक्ट कर दिया, तो मैंने कितना बहुत एक खौफनाक काम किया है। सो कहने का मतलब ये है कि जनरली जो भी आपको बंदा मिलता है तो उसके बारे में जो पहला तासुर आप कायम करते हैं वो बहुत हद तक बाद में आप सोच होते हैं कि ये तो जब पहली दफ़ा मुझे मिला था तो हाय मैंने कितने गलत सोचा था इसके बारे में। तो अगेन ये होता है, लेकिन क्योंकि ये मैं चाहता हूँ कि ये आपकी फील्ड है और आप तो इस पे काफ़ी नहीं करती हैं, वर्कशॉप्स करती हैं, वो सारा कुछ है, तो इसमें आप थोड़ा सा इसकी बताएंगे इसकी जो इसकी अहमियत है, या इसकी कोई ट्रेनिंग है, या इसकी ट्रेनिंग कहाँ से हासिल जा सकती है, या ये खुद ही है जो कि आप जिसको क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस कहते हैं कि आप वक्त के साथ साथ सीखते हैं या वक्त से पहले भी सीख सकते हैं, कोई ऐसा तरीकाकार है? अच्छा, आपने बिल्कुल सही कहा कि हम अक्सर ऐसा करते हैं कि वो जो आर्टिकल में जिस तरह से उन्होंने लिखा कि सक्सेस इन 4 मिनट्स, तो ये एक गलत इंप्रेशन दे सकता है हमें एज अ रीडर भी कि हम किस तरीके से किसी को पहली दफ़ा मिलकर और उसके कुछ फर्स्ट फ्यू मिनट्स के अंदर हम एक जजमेंट बना लें। आपने वर्ड यूज़ किया कि अगला बंदा अगर मैनिपुलेट कर सकता है तो वो एक इंटेलिजेंस का फैक्टर हम उसको कह सकते हैं या एलिमेंट कह सकते हैं। मैनिपुलेशन से ज़्यादा आई थिंक कि अगर उसके अंदर हम उसको इस लफ्ज़ को अल्टरनेटिव यूज़ कर लें इन्फ्लुएंस के साथ, कि वो इन्फ्लुएंस कर सकता है अपने आसपास के लोगों को, अपनी इन्वायरमेंट को, और उसकी वजह से वो उस इन्वायरमेंट को पॉजिटिवली या नेगेटिवली उसको जो है वो उस डायरेक्शन के अंदर लेके जा सकता है। बिल्कुल, इसके अंदर ना सिर्फ आप ट्रेन कर सकते हैं अपने आप को, बल्कि आप ट्रेनिंग ले भी सकते हैं इसके लिए। बल्कि मैं थोड़ा सा ये सॉरी मैं ये बताते जाऊँ कि जो मैनिपुलेशन का जो मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, मुझे इसका पॉजिटिव ऑल्टरनेट मिल नहीं रहा था, जिसकी वजह से मैंने कहा कि इसका पॉजिटिव इस्तेमाल कर सकते हो, नेगेटिव, और बहुत अच्छा किया आपने इन्फ्लुएंस का है, गुड, वेरी गुड, आई थिंक सो। अच्छा, सो हम जब बॉडी लैंग्वेज की बात करते हैं तो उसके अंदर आप कैसे चल रहे हैं, आपके आई कांटेक्ट आप कैसे मेंटेन करते हैं, आप बात करते हुए आपकी हैंड मूवमेंट्स कैसे हैं। हम जब लीडरशिप की ट्रेनिंग्स करवाते हैं या जब आप लोगों से वैसे मिलते हैं तो आप देखते होंगे कि ये इंसान जो है कॉन्फिडेंट लगता है बज़ाहिर, और ये इंसान कॉन्फिडेंट नहीं लगता। अब हमें ये नहीं पता कि वो जो कॉन्फिडेंट लग रहा है वो क्या कॉन्फिडेंस को मास्क कर रहा है या असल में वो कॉन्फिडेंट है। तो अब हमने, क्योंकि एक प्रोफेशनल फील्ड की अगर पर्सपेक्टिव से मैं अगर बात करूं, हम ना उसको इतना इंटरनली डिग डाउन करें कि इसकी पर्सनैलिटी क्या है, ये क्यों ऐसा है, ये मास्क कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर मेरा ख्याल है कि जब तक आपका एक प्रोफेशनल फील्ड के अंदर स्पेशली अगर आपका काम चल रहा है, आपका हो रहा है काम, आई रिमेंबर
रिमेंबर कि व्हेन यूनिवर्सिटी में आपकी प्रेजेंटेशंस होती हैं, तो ये आज से मैं कोई 7-8 साल पहले की अगर बात करूं तो मुझे अक्सर क्लास फेलोज और आकर कहते थे कि तुम बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि तुम्हें डर लग रहा है या तुम्हें नर्वस हो, तो तुम हाउ डू यू डू दिस। और मैं ये सोचती थी कि जिस तरह से मेरी हार्ट बीट वहाँ पर पैल्पिटेशन हो रही थी मुझे, और मैं जितनी नर्वस थी, मुझे खड़े हुए वहाँ पे ये लग रहा था कि शायद इनको नज़र आ रहा होगा, लेकिन आई वॉज एबल टू मास्क इट एंड देन फॉर द रिमेनिंग ईयर्स ऑफ माई लाइफ आई मास्टर्ड इट सो मच। मैंने इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस के अंदर वो चीज़ की कि वो इवेंचुअली वो मेरा कॉन्फिडेंस बन गया। तो आई थिंक कि हम इसको अगर इस लिहाज से देखें कि नॉन वर्बल आपकी जो कम्युनिकेशन है वो उसकी वेटेज हमारी कॉन्वर्सेशंस के अंदर ज़्यादा है। आप कंटेंट जो मर्जी बात करें, अगर आपकी टोन थोड़ी सी लो है, अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत डल है, तो हम लाजमी ये है कि आपको अगला बंदा पूछेगा कि आप ठीक हैं, आपकी तबीयत सही है। वो इसलिए नहीं क्योंकि आपने की बातचीत में कोई प्रॉब्लम होगा, बट बिकॉज आप कैसे कह रहे हैं उसमें ये मसला होगा। तो जो नॉन वर्बल में अगर हम खामोशी को कंसिडर करें, और कहा जाता है कि खामोशी की अपनी एक जुबान होती है, तो बाकायदा आप साइलेंस को या खामोशी को या वो जो खामोशी के पॉजेज होते हैं उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप ना सिर्फ अपनी वर्बल कम्युनिकेशन में बल्कि इवन रिटन कम्युनिकेशन है, हम पंक्चुएशन क्यों यूज करते हैं, हम कॉमास और फुल स्टॉप्स और एक्सक्लेमेशन इसलिए यूज करते हैं बिकॉज वो आपकी कॉन्वर्सेशन की ब्यूटी है। आपकी जो साइलेंस है वो कॉमा, स्मॉलर पॉज और फिर फुल स्टॉप आपका एक थोड़ा बिगर पॉज, वो इसीलिए है क्योंकि वो आपकी रिटन कम्युनिकेशन को भी ज्यादा अंडरस्टैंडेबल बना रहा है। एग्जैक्टली। और मुझे ऑफ कोर्स ये ग्रामर में शायद कोई इतनी दुरुस्त चीज़ नहीं है जो अपनी लिखाई में करता हूँ या जहाँ पे लिखता हूँ, तो जनरली मैं अपनी तहरीर में किसी एक फिक्रे में जहाँ पे वो ख्याल जो भी है वो ख़त्म हो रहा है तो मैं आगे डॉट 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 5-6 डॉट्स लगा लेता हूँ, जो ग्रामेटिकली हो सकता है कि गलत हो, और वो ऑफ कोर्स कुछ लोग तनकीद भी करते हैं, लेकिन मैं एक्चुअली इखलाशौरी तौर पे ये चाह रहा हूँ कि जो मेरा रीडर है वो यहाँ पे रुक जाए और फिर उसके बाद एक नई चीज स्टार्ट हो रही है, इस तरह करना। तो ऑफ कोर्स ये बहुत ही इफेक्टिव चीज है। और इसकी कोई वर्कशॉप्स होती हैं या इसका कोई पाकिस्तान में है इस तरह का कोई? पाकिस्तान में ऑफ कोर्स हम डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स, आप देखें हम इंस्टीट्यूट्स अगर बाद में प्रोफेशनल लाइफ के अंदर जाकर तो जो ट्रेनिंग लेकर आपने अलग से पैसे देने ही हैं, हमारी यूनिवर्सिटीज़, हमारे कॉलेजेस, स्कूल्स के अंदर मेरा ख्याल है कि बच्चों को और बड़ों को अटमोस्ट फ़ायदा उठाना चाहिए कि जब आपकी प्रेजेंटेशन है, जब आपको टीम वर्क कोई दिया जा रहा है, तब आप उसके अंदर इतना ज़्यादा पार्टिसिपेट करें कि आपको उसके बाद किसी प्रोफेशनल ट्रेनिंग की ज़रूरत ना पड़े अलग से। तो मेरा ये ख्याल है कि हम ज़रूर इन्वेस्ट करें अपने अंदर, ज़रूर आपको सेल्फ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, लेकिन हमारे पास जो बचपन से लेकर यूनिवर्सिटी लेवल तक जाने तक जो आपके पास मौके आपको देती है ज़िंदगी, उसको हमें ज़रूर उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। आखिरी मेरा एक सवाल है, अब एक्चुअली बहुत सारे सवाल आते हैं, लेकिन इसमें एक सवाल ये है कि जो मास्किंग आप कह रही हैं, किस हद तक वो मास्क करना चाहिए? मतलब मैं एंगर को छुपा सकता हूँ, मुझे बहुत दुख हुआ है, अच्छी जिस तरह मर्द होते हैं वो रोने को कोई अच्छा नहीं समझा जाता सोसाइटी में, मर्दों के रोने को, तो ऑफ कोर्स वो मास्क करते हैं, अंदर वो सारा एक ग्रीफ है, वो दुख है, वो सारा कुछ इकट्ठा हो रहा है, तो इसकी भी कोई लिमिट होती है? और इन ट्रेनिंग्स में इस लिमिट के बारे में भी बताया जाता है कि अगर आपका बहुत ही कोई अमिगडाला स्टॉर्म आ गया है, यानी आपने कोई हार गए हैं या आप कोई जीत गए हैं कोई स्पोर्ट्स में और आपको एकदम रोना आ गया, तो ओके रो दें, कोई ऐसा भी नहीं है, तो कोई लिमिट होती है इन्हीं मास्किंग की भी? मैं आपको एक आसान सा पैरामीटर देती हूँ, आप उतना ही अपने साथ मास्क करें कि आपको ये याद रहे कि आप मास्क कर रहे थे। वाह वाह वाह, जबरदस्त। कि अगर हम ये भूल जाएं कि मैं ये मास्क कर रहा हूँ और मेरी अपनी आइडेंटिटी क्लैश आना शुरू हो जाए, तो आई थिंक कि दैट्स दैट, देन उसके बाद आपको भूल जाएगा कि मेरी असलियत क्या है। मैं वो कहते हैं ना, यू हैव 3 सेल्फ्स, एक आपका रियल सेल्फ है, एक आपका आइडियल सेल्फ है, और तीसरा सेल्फ मैं भूल गई हूँ, आपको याद है? अच्छा, एनीवे अभी हम 2 से काम चला लेते हैं, रियल एंड आइडियल सेल्फ। तो वो जो मेरा आइडियल सेल्फ है वो है जो मैं बनना चाहती हूँ, और रियल सेल्फ वो है जो मैं अपने साथ अकेले में हूँ। तो मुझे मेरा रियल सेल्फ जब तक याद रहेगा तब तक आप जहाँ मर्जी हो, जितना मर्जी मास्क करें। मैरी, थैंक यू वेरी मच, मुझे बहुत अच्छा लगा आज नशिस्तें यहाँ इधर उधर होगी और मुझे करने का मौका मिला, बल्कि मुझे खुशी होगी अगर आप इंप्रेशन मैनेजमेंट में हम मजीद भी इस पे बात करें। और बहुत ही कमाल चीज़ है ये जो इंप्रेशन मैनेजमेंट है। मैंने एक लफ्ज़ मैनिपुलेशन इस्तेमाल किया क्योंकि वो हमारे नेगेटिव कॉन्नोटेशन के वाले से इस्तेमाल होता है, आप उसको इन्फ्लुएंस कह रहे हैं, ये एक जहानत की अलामत है। आप अपने एनवायरनमेंट से वाकिफ़ होते हैं, कहाँ पे हंसना है, कहाँ पे पास देना है, कहाँ पे मुस्कुराना है, कहाँ पे खामोशी से काम चलाना है, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये एक अच्छी जहानत की इलामत है।
तो ये ऑफ कोर्स इस पे जितना ज़्यादा आपकी ग्रिप होगी इतना आप इन्फ्लुएंस भी करते चले जाएंगे, और भी सब कुछ जो है वो पॉजिटिवली, ऑफ कोर्स मैं कह रहा हूँ कि बहुत अच्छा पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करते जाएंगे, और सोसाइटी के अंदर, फ़र्द की ज़िंदगी के अंदर, माशरती ज़िंदगी, माशरती सतह पे एक बेहतरीन किरदार अदा करते चले जाएंगे। देखते रहिए माइंड मैटर्स। वेलकम बैक टू एस्प्रेसो। ज़िंदगी इंसान को एक ही बार मिलती है, और इसी ज़िंदगी की अगर इसके अंदर दुख हों, परेशानियां हों, जो कि बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में हैं, तो अपनी ज़िंदगी को अजाब बना लेते हैं जी बहुत सारे लोग, और उसमें हम सभी कहीं ना कहीं शामिल हैं। हम हमेशा ज़िंदगी में मौजूद जो मनफी असरात हैं, जो मनफी फैक्टर्स हैं, नेगेटिव फैक्टर्स हैं, उसके बारे में सोचते भी रहते हैं, कुड़ते भी रहते हैं। जो मस्बत पहलू हैं ज़िंदगी की उनकी तरफ नहीं देखते। दूसरी जानब नफ़रत है, जलन है, जेलसी है, हसद है, बुग़्ज़ है, ऐसी आते हैं जो हर बुराई को जन्म देती हैं। और ये जो जज्बा मोहब्बत है ये ऐसा है कि रोज़ बरोज़ मरता चला जाता है। हम मजमूई तौर पर अपने अंदर खुशी पैदा कर सकते हैं, लोगों के अंदर खुशी पैदा कर सकते हैं। खुशी मस्बत, पुरसकून और सरशारी की एक ज़हनी कैफियत का नाम है। इसलिए कोशिश यही की जानी चाहिए कि ख़ुद भी खुश रहा जाए और जो आपके आसपास लोग हैं उनको भी खुश रखा जाए। हम ये बात क्यों कर रहे हैं? हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे महंगाई के हवाले से। जो सफ़ेद पोश तबका है ये बहुत ज़्यादा मुतासिर है, और हम बात तो करते हैं, ख़ासतौर पर मीडिया के ऊपर बैठ कर बात करते हैं, लेकिन जी प्रैक्टिकली नेकी करना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है, और हमने अपने आप को इस के अंदर फंसा लिया कि नेकी करना मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल। और सेकेंडली हमारे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हमारी तवज्जो के मुस्तहिक होते हैं। शायद वो हमें नज़र नहीं आते, वो हमारे आगे उस तरह से हाथ नहीं फैला सकते, जो भी हमसे हेल्प नहीं मांग सकते, लेकिन स्टिल वो एग्जिस्ट करते हैं, और ये हमारी जिम्मेदारी है। तो बहुत बढ़ गए। हमारी जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए और उनकी प्राइवेसी का भी ख्याल रखा जाए एट द सेम टाइम। इसी हवाले से बात करेंगे। प्रोफेसर नासिर महमूद हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर बहुत शुक्रिया एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। ऑब्वियसली आज का टॉपिक हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम जहाँ पे महंगाई के हवाले से बात करते हैं, दीगर चीज़ों के हवाले से बात करते हैं, तो हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन पे इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया है, और उसकी वजह ये भी है कि वो शायद किसी से आगे बात नहीं कर सकते। उनके अंदर इज्जत नफ्स या खुददारी इतनी होती है कि वो किसी से हेल्प नहीं कर सकते। तो ऐसे लोगों को हम को हेल्प करना या उनको आइडेंटिफाई करना हमारी किस हद तक रिस्पॉन्सिबिलिटी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ज़बरदस्त आपने मौजू दिया, और आजकल के अय्याम के हवाले से बिलखुसूस जब अभी कुर्बानी ख़त्म हुई तो इन सफ़ेद पोश तबका जो मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा निगलेक्टेड है, सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज किया जाता है इस माशरे में। ऐसे लोगों के साथ हमदर्दी नहीं होती कि वो किसी के सामने अपना हाल खोल के रखते नहीं है, अपनी पोजीशन, अपने माली मामलात, अपनी तंगी वो किसी को बताते नहीं है, बल्कि जब वो बताने लगे तो उन्हें शर्म आती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इनका जिक्र किया, फरमाया ला यसअलून अन्नासा इल्हाफा। उन्होंने अपने ऊपर जो एक लिहाफ डाला हुआ है, अपने ऊपर जो एक पर्दा डाला हुआ है, उस पर्दे की वजह से लोगों से सवाल भी नहीं कर सकते, वो अपनी मजबूरी को किसी के सामने जाहिर ही नहीं कर सकते। तो लोग समझते हैं कि वो ठीक है। उनके हत्ता के बाद औकात ऐसा वक्त आता है कि वो अपने माँ बाप, अपने बहन भाइयों, अपने दोस्त अहबाब से भी अपना वो जो राज है अपनी माली तंगी का, वो उनके सामने जाहिर नहीं करते। अब इन लोगों के लिए माशरे में ऐसे लोगों को ढूंढना मुश्किल भी नहीं होता। हर किसी को, सपोज कोई भाई है, कोई दोस्त है, कोई रिश्तेदार है, उसकी मालूम है कि उसकी तनख्वाह कितनी है, और हर कोई जानता है कि आजकल कितनी तनख्वाह में कैसा गुजारा होता है। आप उसके महज लिबास को ना देखें, वो सफेद पोश है, उसने सफेद एक उजला साफ सुथरा लिबास पहना हुआ है, लेकिन उसके पास सवारी कैसी है, वो घर में खाता कैसा है। अगर थोड़ा सा कोई एहसास रखने वाला बंदा ऐसे लोगों को ढूंढ सकता है जिसके दिल में एहसास होगा। अगर एहसास नहीं है तो ऐसा बंदा छुपा रहेगा। माशरे में जिस तरह के माशरे में हम रहते हैं वहाँ पे सब इतना ये मसला है भी नहीं। खासतौर पे जो मोहल्ला सिस्टम है हमारे, हम अगर देखें या देहातों में, गांव में तो हर शख्स दूसरे को जानता है, सबकी माली हैसियत का भी लोगों को इल्म है। मैं चाहता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दौर मुबारक था उसके बाद जो सबसे अफजल अदवार रहे हैं वो असहाबा, ख़ासतौर पे जो खुलफाए राशिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के जो अदवार थे वो रहे हैं, और उसमें बड़ी हमें ऐसी मिसालें मिलती हैं जहाँ पे हुक्मरान खुद अपनी रियाया को सर्व करते थे, और हुक्मरान खुद इस बात को यकीनी बनाते थे खुलफाए राशिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वो किसी भी हवाले से कोई ऐसा सवाल ना उठे उनकी ज़ात के ऊपर। तो अगर मैं उस मुआशरत या उस कल्चर की कोई एग्जाम्पल आपसे पूछूं कि क्या मिसाल है हमारे पास ऐसे लोगों की मदद को लेकर और फिर साहिब सरवत लोगों की जानिब से, तो अगर आप कुछ हमें बता पाएँ इस हवाले से।
बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। मैं इस बात को इसी तरह आगे बढ़ाता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों की मदद करने के हवाले से लोगों को बहुत ज्यादा तरगीब दिलाई। हत्ता कि खुद कुरान मजीद ने जब इनका जिक्र किया तो यही लिल फुकरा अल्लज़ीना उसरू फी सबीलिल्लाह ला यस्ततीऊन दरबन फिल अर्द यहसबुहुमुल जाहिलु अगनिया मिन अत-तअफ्फुफ, कि ये ऐसे लोग हैं जो इनके हाल से वाकिफ नहीं होता, जो इनको जानता नहीं होता, वो इनको अगनिया समझता है, वो समझता है इनके पास सब कुछ है। ला यसअलून अन्नासा इल्हाफा, कुरान कहता है वो लोगों के सामने हाथ नहीं फैलाते, सवाल नहीं करते। तो हुजूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शुरू होता हूँ, फिर सहाबा इकराम की एक आपको मिसाल दे देता हूँ। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इसके सबसे बड़ा काम किया, आका अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबा को जज्बा दिलाने के लिए फरमाया, कल क़यामत को रब्बे जुल जलाल सवाल करेगा कि मैं मरीज था, तुमने मेरी इयादत नहीं की, मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना नहीं खिलाया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया। तो बंदा सवाल करेगा, ये हदीस सही है और दोनों बुखारी और मुस्लिम दोनों में मौजूद है। बंदा कहेगा रब्बे जुल जलाल तू तो रब है, तू कैसे बीमार हुआ? अल्लाह फरमाएगा इन्ना अब्दी फुलानन कद मरदा लौ उतहु लवजदतनी इंदहु, मेरा फुला बंदा बीमार था, अगर तुमने उसकी इयादत की होती तो मुझे उसके पास पाया होता। मेरा फला बंदा भूखा था, अगर तुमने उसको खाना खिलाया होता तो मुझे उसके पास तुमने पाया होता। मेरा फला बंदा उसके पास लिबास नहीं था, अगर तुमने लौ का सौतहु लवजदतनी इंदहु, अगर तुम उसे पहनाते तो मुझे उसके पास पाते। ये तो एक है हदीस पाक। आका अलैहिस्सलाम ने जब ये जज्बा लोगों में उभार दिया तो अब आप देखें, खुद सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहले खलीफा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल पाक हो गया। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कपड़े का कारोबार करते थे। जब वो पहले दिन अपने 2-3-4 दिन जब खिलाफत के मामलात उन्होंने थोड़े सेटल कर लिए, उसके बाद अपने बच्चों की रोजी रोटी का जब मसला आया तो कपड़ा, चूंकि ताजिर थे, कपड़ा उठाया मार्केट की तरफ जाने लगे। रास्ते में हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन्होंने देखा तो उन्होंने पूछा ये क्या? उन्होंने कहा मैं अपने बच्चों का पेट कैसे पालूं? तो उन्होंने कहा जिस मार्केट में आप कपड़ा बेचेंगे उस मार्केट में किसी और का कपड़ा फरोख्त नहीं होगा। हर किसी की ख्वाहिश होगी कि वो खलीफा वक्त से खरीदे, आप कारोबार नहीं कर सकते। हजरत अबू बकर ने कहा मैं क्या करूं? हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि आपकी तनख्वाह मुकर्रर की जाए रियासत की तरफ से। हजरत अबू बकर ने फरमाया फिर एक मजदूर की जो तनख्वाह है वो तनख्वाह मेरी मुकर्रर की जाए, ताकि मुझे पता चले कि मजदूर अपने घर का गुजारा कैसे करता है। अगर मैं ना कर सका तो मजदूर की तनख्वाह बढ़ाऊंगा, फिर अपनी तनख्वाह बढ़ाऊंगा। ये था वो तसव्वुर जो खुलफाए राशिदीन के यहाँ था। अब सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन, सैयदना मौलाए कायनात मौला अलीउल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम, इनके आप जमानों को देखें तो यही हाल था कि ये सबसे पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने घर में अपनी ज़ौजा से एक बार ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं कुछ मीठा खाना चाहता हूँ। उन्होंने कई दिनों बाद उनके सामने मीठा रखा खाने के लिए, कोई एक शीर खोरमा सा बना के। आपने पूछा ये कैसे बना? उन्होंने कहा हमारे घर रोजाना बैतुल माल से आता है, एक एक चम्मच उससे बचाती रही हूँ। मुमकिन नहीं था हमारे घर में अपने वसाइल से एक ही दिन में पकाना, मुमकिन नहीं था। आपने वो खा लिया, कुछ बच्चों को दे दिया, लेकिन फिर बैतुल माल के खजांची को हुक्म दिया एक एक चम्मच मेरे घर के खुराक से कम कर दो कि ये बचाया जा सकता है। जब वो खुलफाए राशिदीन इस अंदाज में उन्होंने जिंदगी गुजारी तो अब मुआशरे का हर फर्द उनसे सवाल कर सकता था, उनसे पूछ सकता था, उनसे जवाब ले सकता था। और ये अफराद मुआशरे के कम से कम उजरत वाले शख्स का एहसास करने वाले थे कि खुद इनका घर सेम हालात। प्रोफेसर साहब, ये आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि माशरे के हर फर्द की जिम्मेदारी ऑब्वियसली है। अगर खुलफाए राशिदीन ये सब करते थे तो ऑब्वियसली उनकी ज़िंदगी हमारे लिए एक अमली नमूना है। लेकिन दूसरी जानिब, अब चूंकि हमारे पास वक्त कम है, चाहूँगी एंड में हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आप मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को शायद जानते नहीं हैं लेकिन स्टिल वो हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं। मैं चाहूँगी कि आप जो भी इस प्लेटफॉर्म से कहना चाहें उन तमाम लोगों को जो आपको देख रहे हैं कि ऐसे लोगों को पहचाने कैसे जाए और उनकी हेल्प भी की जाए और उनकी जो प्राइवेसी है उसका भी ख्याल रखा जाए। देखिए मैं आपको बताऊं, असल बात यह है कि कोई शख्स ज्यादा दूर अगर ना जाए, अपने सगे भाइयों, अपने कजन, अपने रिश्तेदारों को उनके हालात पता चल जाते हैं। थोड़ी सी अगर आंखें खुली रखी जाए, इसमें मामला एहसास रखने का है। अगर आप में एहसास ना हुआ, आंखें बंद कर ली, ये लोग चूंकि हाथ फैलाते, अपनी जरूरत का इजहार नहीं करते,
तो पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर थोड़ा सा एहसास रखा जाए कि किस दफ्तर में काम करता है, इसकी तनख्वाह कितनी है। प्रोफेसर साहब बहुत शुक्रिया, वक्त हमारा तकरीबन खत्म हो गया। बहुत हमारे साथ मौजूद रहे, साहब मौजूद पे बात की। प्रोफेसर साहब को आपने सुना, आसपास लोगों की खबर लीजिए और पहला हक उसमें करीबी रिश्तेदारों का है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है। श्रीलंका के जो सियासी हालात है वो खराब है। अरमला हसन पता नहीं किस बात पे मुस्कुराई जा रही हैं। 2 टेस्ट हाजरीन, इस बात पे तो तालियां बनती है जो श्रीलंकन प्लेयर्स के नाम कोई नहीं ले सकता, इसने पढ़ लिया। I've taken it as a challenge. हाँ, ये हमारी ब्रेक से पहले बात हुई थी, कहते मैं सारे नाम पढ़ूंगा। मैंने कहा ओवरऑल बोल देंगे क्योंकि सबसे मुश्किल नाम श्रीलंकन प्लेयर के होते हैं। अच्छा, ये नहीं बताना था कि पढ़े हैं, लोगों को लगना चाहिए था कि हमें याद है। नहीं चले, टाइम हमारा खत्म हो रहा है और जनाब हमारे पास एक स्टोरी है। बाबर आजम और विराट कोहली की एक पिक्चर आई जिसपे बाबर आजम ने ट्वीट किया था और उन्होंने कहा दिस टू शैल पास, स्टे स्ट्रांग। विराट कोहली की परफॉर्मेंस की वजह से उनको काफ़ी क्रिटिसाइज किया जा रहा था और जिसकी वजह से बहुत सारे लोग उन पे क्रिटिसिज्म कर रहे थे और वो बहुत डाउन भी थे। ऑब्वियसली जब एक प्लेयर के लिए उसकी जब वो इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा और उसकी परफॉर्मेंस अच्छी ना हो तो एट द एंड वो डिसाइड तो होता है, और जब लोग भी उसको क्रिटिसाइज कर रहे हो तो ऐसे में बाबर आजम ने उनको सपोर्ट किया और बड़ा अच्छा जेस्चर था जिससे ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया के अंदर भी बहुत सारे उनके जो न्यूज़ चैनल्स हैं, बहुत सारी जो क्रिकेटिंग वेबसाइट्स हैं, उन्होंने इस पिक्चर को शेयर किया और बड़ा अच्छा जेस्चर करा दिया कि ये बहुत अच्छी बात है कि इस तरह के जेस्चर्स दिखाने चाहिए स्पोर्ट्समैन की जानिब से। ऑब्वियसली विराट कोहली और बाबर आजम का कंपैरिजन किया जाता है, इसमें इमाम उल हक ने भी ट्वीट किया। उन्होंने खैर कहा कि इट्स वे टू गो फॉर बाबर टू रीच विराट कोहली, लेकिन अच्छा है स्पोर्ट्समैन का एक दूसरे को सपोर्ट करना, इट्स अ गुड जेस्चर, सो गुड डन स्किपर, बहुत अच्छा किया आपने। इसी पॉइंट के ऊपर प्रोग्राम खत्म करते हैं, कल मिलेंगे मंडे को मिलेंगे, आज तो जुम्मा है। मंडे